सो हमने कन्वेक्टिव डिफ्यूजन से जो है स्टार्ट करना था, सही। सो हमने अभी तक क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन और एग्जांपल्स क्या थी, मास ट्रांसफर की, एंड फर्दरमोर एनालॉजी बिटवीन हीट एंड मास ट्रांसफर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कन्वेक्टिव डिफ्यूजन। कन्वेक्टिव डिफ्यूजन एक वहाँ पर मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होता है, एक कन्वेक्टिव डिफ्यूजन होता है। कन्वेक्टिव डिफ्यूजन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये पता करना चाहिए। सो व्हेन अ फ्लूइड जो है आपके पास फ्लो करेगा आउटसाइड द सॉलिड सरफेस इन फोर्स कन्वेक्शन मोशन, यानी यहाँ पे जब फोर्स कन्वेक्शन जो है वो अप्लाई हो रही है, और जब भी जब मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के साथ साथ बल्क मोशन है हो रही है ऑफ द फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड द कन्वेक्टिव डिफ्यूजन। अब इसमें जो है रेट ऑफ कन्वेक्टिव डिफ्यूजन हम किस तरह जो है डिफाइन कर सकते हैं, इसमें जे ए इक्वल्स टू सी ए पी ए डी, दैट इज जे इज द मोलर फ्लक्स which is equals to the concentration of the component A into VAD, that is the relative velocity of component with respect to the frame of reference, जिससे वो जो है मूव कर रहा है विद एवरेज वेलोसिटी, जिसे हम U कह रहे हैं। अच्छा, VAD को जो है फर्दरमोर जो है रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से जो है वो VAD क्या बनेगा, दैट इज द UA माइनस U, यानी वो अगर कोई भी कंपोनेंट जिसका जो है रेट ऑफ फ्लक्स जो है, मोलर फ्लक्स जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन कन्वेक्टिव डिफ्यूजन, वो बन जाएगा जे ए इक्वल्स टू सी ए कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट ए इनटू यू ए, कि वो कंपोनेंट जो है मूव करेगा विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी माइनस यू, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। देन हमारे पास जो है u किसके इक्वल है, इक्वल्स टू सी ए यू ए प्लस सी बी यू बी डाइवर सी, यानी यू सी जो है वो आपके पास सी ए यू ए प्लस सी बी यू बी के इक्वल था। देन हम जो सी ए यू ए जो है, यानी हमारे पास कंसंट्रेशन और जो जब वेलोसिटी जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सही, यानी किलोमोल पर मीटर क्यूब इनटू आपके पास मीटर पर सेकेंड, सही। तो दैट इज द एन ए एन प्लस एन बी सी बी यू बी। देन फर्दरमोर इसे हमने जो है सिंप्लीफाई किया है एज पर द फिक्स लॉ, जिसका हमारे पास फिक्स लॉस के इक्वल हमारे पास जो है जे ए किसके इक्वल था, माइनस डी ए बी डी सी ए ओवर डी जेड के इक्वल था, सही। उस विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, ये मॉलिक्यूलर वाला है, सही है, और ये आपके पास कन्वेक्टिव वाला है, सही, इज इक्वल्स टू सी ए यू ए माइनस यू। देन सिंप्लीफाई किया ताकि हम जो है सिंप्लीफाई अब इसलिए हम जो है रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर एंड कन्वेक्टिव डिफ्यूजन के लिहाज से कर रहे हैं ताकि हमारे पास टोटल मास ट्रांसफर आ जाए, बिकॉज अगर पास टोटल मास ट्रांसफर किसके इक्वल होगा, दैट वुड बी द सम ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ट्रांसफर एंड द कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर, इससे मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन प्लस कन्वेक्टिव डिफ्यूजन भी कह रहे हैं। सिंपली हमने सिंप्लीफाई किया इसे, यहाँ पे सी ए यू ए में सी ए यू था, सही, लेफ्ट साइड पे लेके चले गए तो इसे माइनस का साइन आ गया। देन फर्दरमोर हमें पता है कि सी ए यू ए किसके इक्वल है, एन ए के इक्वल है, माइनस अब यहाँ पे हमने क्या किया, सी ए कॉमन लिया, वैसे ये अब यू किसके इक्वल था, यू आपके पास जो है एन ए प्लस एन बी के इक्वल था डिवाइड बाय सी। फिर जो सिंपली ये आपके पास किसके इक्वल बन गया, फिर हमने क्या किया, इसे जो एन ए है, सही, उसे हम दूसरी साइड पे लेके चले गए, सही। तो दैट इज बिका एन इक्वल्स टू माइनस डी ए बी डी सी ए ओवर डी जेड प्लस सी ए माइनस माइनस किसके इक्वल होगा, प्लस सी ए प्लस एन बी ओवर सी।
बिकॉज हमने ये दोनों टर्म्स को इक्वल कर लिया था यहाँ पे, सही। तो यहाँ पे इस वजह से हम Na लेके जा सकते हैं। टोटल मास ट्रांसफर फॉर गैसेस किसके इक्वल है? इफ अगर हम टोटल मास ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ गैसेस की बात करें तो हमारे पास एटलीस्ट 2 गैसेस होनी चाहिए, सही है। अगर हम सिर्फ जो है अगर बाइनरी मिक्सचर की बात कर रहे हैं, सही है, एटलीस्ट जो है 2 गैसेस होनी चाहिए। अगर मल्टीपल गैसेस की बात कर रहे हैं, मल्टीपल सिस्टम ऑफ गैसेस, तब दैट्स व्हाई 2 एंड मोर जो है हम कंसिडर करते हैं, बट एटलीस्ट 2 तो हों, बिकॉज 2 के इट्स इम्पोर्टेंट कि आपके पास मास ट्रांसफर हो, सही। मास ट्रांसफर के लिए मैंडेटरी है। If A and B are ideal gases in a mixture, the ideal gas law may be applied to each gas separately and to the mixture. Ideal gas law हम apply करेंगे on gas A and gas B. अगर हम गैस A जो है उसमें जो है मास ट्रांसफर हो रहा है, सही है, वो हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन जा रही है, सही। तो हम आइडियल गैस लॉ जो है ए पे अप्लाई करेंगे। पहले हमारे आइडियल गैस लॉ पर द पी बी इक्वल्स टू एन आर टी के इक्वल होता है। देन हम रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, दैट इज पी इक्वल्स टू एन ओवर वी आर टी, और एन ओवर वी किसके इक्वल होता है? इसकी यूनिट्स इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन, दैट इज द मोलर कंसंट्रेशन के इक्वल है सी। पी इक्वल्स टू सी आर टी हो गया। देन हमने इसे रीअरेंज किया इन ऑर्डर टू गेट द सी टर्म। मोलर कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी? इक्वल्स टू पी ओवर आर टी। अगर हम गैस ए की बात कर रहे हैं तो then molar concentration of A becomes PA over RT, that is CA equals to PA over RT. then हमें जो हमारे पास टोटल मास ट्रांसफर की इक्वेशन थी उसमें हम जो CA की टर्म है वो हम सब्सटीट्यूट, जो C की टर्म है वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे। हमारे पास टोटल मास ट्रांसफर की क्या टर्म थी, जो इक्वेशन थी, एन ए इक्वल्स टू माइनस डी ए पी डी सी ए ओवर डी जेड प्लस सी ए एन ए प्लस एन बी ओवर सी। तो इसमें हमने सी और सी ए इन दोनों की टर्म्स को सब्सटीट्यूट किया है, दैट इज पी ए ओवर आर टी यहाँ पे, और जो है डिनोमिनेटर में पी ओवर आर टी, यानी सी ए और सी ए को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में सब्सटीट्यूट किया है, ताकि हमारे पास जो यहाँ पे, इसलिए हमने सब्सटीट्यूट किया बिकॉज हमारे पास ये टर्म किस में थी? प्रेशर में थी। तो हमारे पास ये वाली बाकी टर्म्स भी हम प्रेशर में चाह रहे थे, ताकि एक ही होमोजीनियस सिस्टम जो है हम करें, दो दो अलग अलग हमारे पास टर्म्स ना। एन ए इक्वल्स टू माइनस डी बी डी पी ओ आर टी डी जेड प्लस, अच्छा आर टी कैंसिल आउट हो गया, पी ए ओवर पी यहाँ पे बच गया, और ब्रैकेट में एन ए प्लस एन पी। This total diffusion equation in the form of partial pressure is used for the gases, because हमारे पास प्रेशर जो गैसेज हैं उसमें हमेशा हमारे पास प्रेशर की बात करेंगे, पार्शियल प्रेशर्स की बात कर रहे होंगे हम, तो गैसेज, सही। तो और जो सॉलिड जो लिक्विड्स हैं, सही, उसमें हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे होते हैं, मगर जो हमारे पास गैसेज है उसमें हम जो है पार्शियल प्रेशर्स की बात कर रहे होते हैं। तो उस वजह से हमारे पास ये एक टोटल मास ट्रांसफर की जो इक्वेशन है फॉर गैसेस, तो इट वाज मैंडेटरी कि हम जो कंसंट्रेशन की टर्म है उसे हम जो है पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट कर लें। सो ये इक्वेशन आई है ताकि हम ये यूज़ कर सकें इन एग्जांपल्स फॉर द गैसेस। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मास ट्रांसफर क्या है? मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन गैसेस किस हो सकती है, मॉलिक्यूलर और जो फर्दरमोर जो कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर किस तरह हो सकता है। मास ट्रांसफर को हमने 2 जो है सेगमेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, एक मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन एंड कन्वेक्टिव जो है मास ट्रांसफर में। अब हमने मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन को भी फर्दरमोर हमने सेपरेट आउट कर लिया इनटू गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। नो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन गैसेस किस तरह होती है? मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन गैसेस में हमारे पास जो है
क्या पढ़ेंगे? एक सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, देन इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन क्या होती है, diffusion of gases A and B, and convection term, gas A diffusing through stagnant, non-diffusing B, and diffusion through varying cross-sectional area and diffusion coefficient for gases, and at last हम पढ़ेंगे equimolar counter diffusion. अच्छा, गैसेस की हम बात कर रहे हैं तो हम जो है फिर से रिवाइज कर रहे हैं फिक्स लॉ फॉर द गैसेस। दैट इज हमारे पास क्या थी, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन फ्रॉम CA1 टू CA2 फ्रॉम Z1 टू Z2। हमारे पास से Na इक्वल्स माइनस DAB GCA over DZ which is equals to Na equals to minus DAB CA2 minus CA1 divided by Z2 minus Z1। यानी हम सिंपली हमने जो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी और लिमिट्स हमने अप्लाई की हुई हैं CA1 CA2 और Z2 और Z1 के बीच में। आइडियल गैस लॉ हमने अप्लाई किया इसमें। तो हमारे पास जब मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की अगर हमसे बात करूँ, मॉलिक्यूलर मास ट्रांसफर, उसकी क्वेश्चन हमारे पास आ गई है Na इक्वल टू माइनस DAB PA2 माइनस PA1 ओवर RT Z2 माइनस Z1। इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन है यहाँ पे। एंड फर्दरमोर हमारे पास सो इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन से पहले मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को जो पहले के टॉपिक्स हैं वो देखते हैं। डिफ्यूजन कैसे A प्लस बी सही डिफ्यूजन कंफ्यूजन। लेट्स स्टार्ट विद द इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन में आपके पास क्या होगा कि एजम्पशंस हमने सबसे पहले कंसिडर किए कि डिफ्यूजन हमारे पास स्टेडी स्टेट में होगी, गैस मिक्सचर हम आपके पास बिहेव करेगा आइडियली, आइडियल गैस लॉस जो है अप्लाई होंगे, और फर्दरमोर टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, डिफ्यूजन हमारे पास कांस्टेंट एरिया में होगी। सही, जब ये हमने जो है सारे एजम्पशंस की बेसिस पे हम इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन जो है वो हम इनकाउंटर करेंगे इन गैसेस। When the mass transfer rates of the two components are equal and opposite, the process is said to be equimolar counter diffusion। यानी इस इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन में अगर हम गैसेस की बात कर रहे हैं, सही, तो हम मास ट्रांसफर हम दोनों कंपोनेंट्स का हम कंसिडर करेंगे, वो इक्वल होगा, दैट इज इक्वी। फर्दरमोर काउंटर होगा, यानी दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, दैट इज Na इक्वल्स टू माइनस Nb होगा। Such a process occurs in the case of the box with the movable partition। यानी एक जो बॉक्स है जो कि मूवेबल पार्टीशन के साथ मूव कर रहा है, उससे उस केसेस में हम जो है इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन जो है वो इनकाउंटर कर सकते हैं। इट ऑल्सो अकर्स इन अ डिस्टिलेशन कॉलम, जब आपके पास मोलर लेटेंट हीट जो होती है दोनों कंपोनेंट्स की वो सेम हो, दैट इज मोलर लेटेंट हीट ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल हो मोलर लेटेंट हीट ऑफ द अदर कंपोनेंट। At any point in the column, a falling stream of liquid is brought into contact with a rising stream of vapor, with which it is not in equilibrium. So the less volatile component जो होगा वो transfer हो जाएगा from the vapor to the liquid, and the component होगा वो जो है transfer होगा opposite direction में। If the molar latent heat of the components are equal, the condensation of a given amount of less volatile component जो होगा वो easily जो release हो जाए करेगा exactly the same amount of latent heat required to volatilize the same molar quantity of more volatile component। Thus हमारे पास एक इंटरफेस पे
आपके पास जो है कंसिक्वेंटली थ्रू द लिक्विड एंड वेपर फेज इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन जो हो रही होगी। इसे फिर से मैं जो है इस एग्जांपल को एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि हम जब इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन अगर हम जो है रियल प्रोसेसेस में अगर हम डिस्टिलेशन कॉलम की बात कर रहे हैं ऑपरेशंस की, तो उसमें हम किस तरह हम इनकाउंटर कर सकते हैं। जब हम फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, उनकी मोलर लेटेंट हीट सेम है, सही है, और वो कंपोनेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, तो हम इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन उसमें जो इनकाउंटर कर सकते हैं। कैसे? जब हमारे पास एक पॉइंट, एक किसी भी पॉइंट पे, सही, एक कॉलम है डिस्टिलेशन कॉलम, उसमें एक तो राइजिंग स्ट्रीम होगी, सही, और एक फॉलिंग लिक्विड हो होगा, सही है। ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो हमारे पास मास ट्रांसफर हो रहा होगा, सही। तो अब ये दोनों कांटेक्ट में आए, जो कि ये दोनों जो इक्विलिब्रियम में नहीं थे, सही, कांटेक्ट में आए, देन हमारे पास जो है लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट वो होगा जो कि आपके पास लिक्विड स्टेट में होगा, सही। वो कंपोनेंट जो जो इजिली वोलेटाइल नहीं हो रहा होगा, सही। यानी इसका मतलब है कि जिसकी जो है जिससे ज़्यादा लेटेंट हीट चाहिए होगी इन ऑर्डर टू वेपराइज, सही है, वो जो ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम द वेपर टू द लिक्विड, यानी वो लिक्विड की फॉर्म में बन रहा होगा, सही। और जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो लिक्विड से वेपर में जाएगा, यानी ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है जा रहे होंगे। एक लिक्विड से वेपर बन रहा है, एक वेपर से लिक्विड बन रहा है, सही है। लिक्विड से वेपर कौन बन रहा है? जो आपके पास जो है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है वो वेपर से लिक्विड में बन रहा है। अगर यहाँ पे इफ द मोलर लेटेंट हीट ऑफ द कंपोनेंट्स इक्वल होंगी तो आपके पास कंडेंसेशन होगी किसकी? लेस वोलेटाइल कंपोनेंट की ऑफ गिवन अमाउंट, जितनी भी और वो रिलीज करेगी एक्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट जो कि चाहिए होगी in order to volatilize the molar quantity of the more volatile component. So इंटरफेस पे, किसी भी इंटरफेस पे, यानी इंटरफेस पे मुराद क्या है इस पे? जहाँ पे आपके पास लिक्विड और वेपर दोनों का जो है कॉन्टैक्ट है, इंटरफेस है, सही। उस पे थ्रू आउट द लिक्विड एंड वेपर फेज इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन आपके पास अकर हो रही होगी, और इसके अकॉर्डिंगली आपके पास NB इक्वल टू माइनस Na है, सही, यहाँ पे Na इक्वल टू माइनस NB है। टॉलिन एंड बेंजीन इन डिस्टिलेशन कॉलम, ये भी एक एग्जांपल है इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन की। फर्दरमोर द बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। सो let us consider the toluene and benzene in distillation column. Let us consider a mixture of benzene and toluene which is being rectified. The vapor rising through the column is brought into intimate contact with the liquid falling down so that mass transfer takes place between the two streams. The less volatile component जो होगा for toluene in this case in the vapor condense होगा और pass on to the liquid phase, while the more volatile component benzene in the liquid phase vaporizes by utilizing the latent heat of condensation जो कि रिलीज हो रही होगी किससे? टॉलिन से। Thus आपके पास vapor phase gets more and more enriched in benzene, जबकि आपके पास लिक्विड फेज जो है एनरिच हो रहा होगा टॉलिन में। सिंस आपके पास मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है बेंजीन और टॉलिन की इक्वल है, सही है। 1 मोल ऑफ टॉलिन जो है कंडेंस हो रहा होगा 1 मोल ऑफ बेंजीन से जो कि वेपराइज हो रहा है, प्रोवाइडेड देयर इज नो लॉस, हीट लॉस नहीं हो रही फ्रॉम द कॉलम। जो पिछली एग्जांपल थी उसे ही हमने जो है इन टर्म्स ऑफ टॉलिन एंड बेंजीन इन डिस्टिलेशन कॉलम में कंसिडर किया है कि आपके पास वेपर जो है राइज हो रहा है फ्रॉम द कॉलम टू द कॉलम, वो और जो है वो कांटेक्ट में आ रहा है विद द लिक्विड जो फॉल हो रहा है फ्रॉम द अबव ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम। ये दोनों जो है कांटेक्ट में है तो आपके पास मास ट्रांसफर हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास लेस वोलेटाइल कंपोनेंट कौन सा है? टॉलिन है, सही है। वो
इन द वेपर फेस में था, सही, वो कंडेंस हो रहा है इनटू द लिक्विड फेस, और जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है बेंजीन, वो लिक्विड फेस से वेपर फेस में जा रहा है। तो आपके पास जो चीज़ जो वेपर फेस में जा रही है, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, तो वेपर फेस जो है एनरिच हो रहा है मोर बेंजीन में, और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट वेपर से लिक्विड फेस में जा रहा है, सही। तो आपके पास टॉलिन जो है वो एनरिच हो रहा है इन द मोर इन द लिक्विड फेस। सिंस हम आपके पास मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बेंजीन और टॉलिन की इक्वल है ऑलमोस्ट, यानी आपके पास जो 1 मोल ऑफ टॉलिन जो है वो गेट्स कंडेंस्ड जब आपके पास जब 1 मोल ऑफ बेंजीन जो है गेट्स वेपराइज्ड, सही है। यानी आपके पास जो है Na माइनस NB है। माइनस इसलिए शो कर रहा है, माइनस साइन जो काउंटर मूवमेंट को शो कर रहा है, यानी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे हैं। एक जो है लिक्विड टू वेपर जा रहा है, सही है, एक वेपर टू लिक्विड आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। द बॉन्डिंग ऑफ कार्बन इन एयर, एज्यूमिंग कंप्लीट कंबशन, अगर हम कंप्लीट कंबशन जो है एज्यूम कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास जो है सिर्फ ये प्रोडक्ट बन रहा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बन रही होगी। सो for 1 mole of oxygen diffusing to the carbon surface through the surrounding air film, 1 mole of carbon dioxide diffuses out. This is also an example of the equimolar counter diffusion. This is also one of the example of the equimolar counter diffusion. बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर जो है हम देख सकते हैं। इसमें क्या है, जब हम कंप्लीट कंबशन जो है इनकाउंटर कर रहे होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास सिर्फ यही प्रोडक्ट बन रहा होगा, जिसमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो रहा होगा इनटू द कार्बन सरफेस एंड प्रोड्यूसिंग द 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि डिफ्यूजेस आउट हो रहा होगा फ्रॉम द कार्बन सरफेस। सो हमने इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन में एक एग्जम्पशन ये पढ़ी थी कि आपके पास स्टेडी स्टेट होगा, सही। सो फॉर स्टेडी स्टेट इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन ऑफ द टू कंपोनेंट्स, यानी जो आपके पास Na प्लस NB होगा वो इक्वल्स होगा 0 के। काउंटर यानी अगर हम काउंटर डिफ्यूजन की बात करें, तो हाँ आपके पास क्या होगा, Na इक्वल्स टू माइनस NP, माइनस का साइन। मैम जी मैम ये जो बर्निंग ऑफ कार्बन एयर आपने बताया, उसके अंदर तो काउंटर डिफ्यूजन मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे नहीं समझ में आई, उसके सिर्फ कार्बन वन साइड मूव कर रहा है बस। इसे मैं समझा देती हूँ। बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर, सही। इसमें हमने क्या कंसिडर किया कि हमारे पास कंप्लीट कंबशन हो रही है, सही। कंप्लीट कंबशन हो रही है, तो आपके पास जो है सिर्फ CO2 जो है आपके पास प्रोडक्ट बन रहा होगा, CO नहीं बन रहा होगा साथ में, सही। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट बन रही है जब आपके पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज हो रहा है इनटू द कार्बन सरफेस, C प्लस O2, सही है। आपके पास क्या बनाएगा, CO2 बना रहा होगा। So this is the equimolar counter diffusion. और अच्छा, काउंटर किस तरह से है, इसलिए कि आपके पास जो है ऑक्सीजन जो है आ रही है ऑन द सरफेस ऑफ द कार्बन, यानी अपवर्ड से लोअर की तरफ आ रही है। यहाँ पे कार्बन की कोई सरफेस होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोल है, सही है। ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से इस कंपोनेंट पे आ रही है, फॉर एग्जांपल, सही। फिर जो है ये बना रहा है CO2। CO2 कहाँ से बन रही है, ये बर्निंग हो रही है, सही। अब ये कार्बन से ओरिजिनेट हो रही होगी ना, सही है, क्योंकि इसके इंटरफेस कार्बन और जो है ऑक्सीजन का जो इंटरफेस है, इस पे जो है
इसके इंटरफेस से हमारे पास ऑरिजिनेट हो रही है CO2, सही है, रिएक्शन हो रहा है, तो टू अपवर्ड जो है CO2 जो है प्रोड्यूस हो रहा है। जी अब आवाज आ रही है? जी एक्चुअली में जो नेट जो है डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से जो है कॉल ड्रॉप हो गई। सो हमारे पास जो है इक्विमुलर काउंटर डिफ्यूजन की जो है डेरिवेशन हम कर रहे थे फॉर द गैसेस। सो हमारे पास स्टेडी स्टेट इक्विमुलर काउंटर डिफ्यूजन है, दैट इज आपके पास जो है Na प्लस Nb इक्वल्स टू 0 होगा, सही, और Na इक्वल्स टू माइनस Nb हम देख सकते हैं। फर्दरमोर हमारे पास जो है Na किसके इक्वल था आपके पास, माइनस DAB dPA ओवर RT dZ प्लस PA ओवर P इंटू Na प्लस Nb के इक्वल था, जो हमने पिछली इक्वेशन में हमने किया है।
दिस वन, ये वाली जो इक्वेशन थी टोटल मास ट्रांसफर फॉर द गैसेस। सो अब हमारे पास Na प्लस Nb इक्वल टू 0 है, दैट इज या तो हम Na प्लस Nb की जगह डायरेक्ट 0 पे पुट कर सकते हैं या फिर सिंपल Na की जगह माइनस Nb पुट कर सकते हैं। दोनों जो है एक ही चीज़ है, बिकॉज आपके पास माइनस Nb प्लस Nb हो जाएगा, दैट इज जो है 0। सो आपके पास कौन सी टर्म बच जाएगी, N इक्वल्स टू माइनस DAB DPA ओवर RT DZ, बिकॉज 0 की वजह से P ओवर P वाली टर्म क्या होगी, 0 बन जाएगी बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रही है। सो आपके पास इसका मतलब ये है जब भी इक्विवेलेंट काउंटर डिफ्यूजन हो रही होगी गैसेस में, तो आपके पास दैट वुड बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन फॉर स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन थ्रू कांस्टेंट एरिया Na, सही है, इज कांस्टेंट। अगर आपके पास कांस्टेंट एरिया के थ्रू जो है स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन हो रही है, सही है, तो आपके पास Na जो है वो कांस्टेंट रह रहा होगा, सही है। पर तो वहाँ हमने एजम्पशन जो थी जब हम इक्विवेलेंट काउंटर डिफ्यूजन कर रहे थे उसमें भी हमने कांस्टेंट एरिया की बात की थी इसमें, तो डिफ्यूजन जो हो रही होगी वो थ्रू कांस्टेंट एरिया हो रही होगी। सो हमने जो सिंपली जो है इंटीग्रेशन अप्लाई किए बोथ साइड्स पे, सही, लेफ्ट एंड राइट साइड पे। dz की टर्म जो है उस साइड पे हम लेके चले जाएंगे, सिंपली मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन शो कर दी है। सिंपल इंटीग्रेशन हमने अप्लाई किया, और लिमिट्स हमारे पास क्या है, z1 z2 और pa1 एंड pa2। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, Na इक्वल्स टू माइनस DAB pa2 माइनस pa1 डिवाइड बाय RT z2 माइनस z1। अगर हम माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करा दें तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, N इक्वल्स टू DAB PA1 माइनस PA2 डिवाइडेड बाय RT Z2 माइनस Z1। मैम ये क्वेश्चन है, आपकी साइन को मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हैं या नहीं कराना चाह रहे? जी मैम ये जो P है वो प्रेशर को डिनोट करता है ना, तो ये Z किस चीज़ को डिनोट करता है, Z2 माइनस Z जो आपके पास देखें डिस्टेंस को शो कर रहा होता है। जब भी आपके पास मास ट्रांसफर जब हो रहा है, सही, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो रहा है ना, सही, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है आपके पास मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हो रही है, कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर हो रहा है, सही है। तो Z आपके पास डिस्टेंस को शो कर रहा है, और Z1 Z2 आपके पास क्या शो कर रहे हैं, यानी पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक जो आपके पास डिस्टेंस की जो पोजीशन जो है, डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो शो कर रही है Z1 एंड Z2 एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। एंड Pa1 Pa2 जो आपके पास पार्शियल प्रेशर्स हैं ऑफ गैस A एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 रिस्पेक्टिवली। सो फॉर बाइनरी गैस मिक्सचर ऑफ A एंड B, हम डिफ्यूजिविटी कोफिशिएंट जो है वो हम किस तरह हम शो कर सकते हैं, दैट इज DAB इक्वल्स टू DBA होगा, सही। कैसे, आपके पास जो डिफ्यूजिविटी जो है यानी दैट इज जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट वो A टू B अगर मूव कर रहा होगा वो इक्वल्स टू होगा जो आपके पास B टू A मूव कर रहा हो, सही। दैट फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कंपोनेंट A जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सही, और वो उसकी जो कंपोनेंट ए हमारे पास गैस है, सही, और उसका एक पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर होगा एट पॉइंट 1 दैट इज PA1, सही, और किस पोजीशन पे है वो, कौन से डिस्टेंस पे, Z1 के डिस्टेंस पे वो मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सही, जहाँ पे उसके पास जो है पार्शियल प्रेशर कितना हो गया PA2, और आगे पास उसके पास डिस्टेंस क्या है, Z2 है। हमेशा आपके पास जो है जहाँ पे ग्रेटर प्रेशर होगा वहाँ से जो आपके पास मास ट्रांसफर हो रहा होगा, दैट इज फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टुवर्ड्स द लोअर पार्शियल प्रेशर।
जो कि आपके पास यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ब्लर्ड आपके पास शो कर रहा होगा, ये PA1 है, सही। दिस साइड इज PA2, दिस वन इज PB1 एंड दिस वन इज PB2। डिस्ट्रीब्यूशन, ये फिगर शो कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉर इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन ऑफ A एंड B। सिंपली शो करिए, अगर आपके पास A कंपोनेंट जो डिफ्यूज हो रहा है B कंपोनेंट में, तो सिमिलरली आपके पास B कंपोनेंट भी A कंपोनेंट में डिफ्यूज हो रहा होगा। इक्विमोलर है तो आपके पास जो है DAB इक्वल्स टू DBA होगा। और D आपके पास क्या है, सिंपली डिफ्यूजन कोफिशिएंट है उस गैस का। अगर हम गैस आपके पास A to B हो रही है तो DAB होगा, सही। अगर B to A हो रही है तो DBA होगा। फर्दरमोर हम एग्जांपल हम कर सकते हैं 6.21, जो आपके पास क्या है, अमोनिया गैस जो है डिफ्यूज हो रही है थ्रू यूनिफॉर्म ट्यूब 0.1 मीटर लॉन्ग containing nitrogen gas B at 1.0132 exponent 5 Pascal pressure and 298 Kelvin. The diagram is similar to figure 6.21. At point 1 आपके पास PA1 जो है वो यानी पार्शियल प्रेशर एट पॉइंट 1 गिवन है 1.013 एक्सपोनेंट 4 पास्कल। पॉइंट 2 पे आपके पास पार्शियल प्रेशर जो है पॉइंट 2 गिवन है 0.507 एक्सपोनेंट 4 पास्कल। डिफ्यूजिविटी जो है वो गिवन है DAB 0.23 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। हमने फाइंड आउट करना है फ्लक्स J एट स्टेडी स्टेट एंड फर्दरमोर हमने जो है JB फाइंड आउट करना है, दैट इज फ्लक्स एट ऑफ गैस B। अमोनिया को हम अमोनिया गैस A से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने सबसे पहले फ्लक्स ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करना है, देन हमने फ्लक्स ऑफ द नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है। नाइट्रोजन गैस को हमने B से हम डिनोट कर रहे हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास अमोनिया गैस जो A है, जिसे हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो डिफ्यूज हो रही है यूनिफॉर्म ट्यूब से, जो जिसके Z जो है वो कितना है, डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर, जिसमें आपके पास नाइट्रोजन गैस जो है एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ है। नाइट्रोजन गैस को हम B से डिनोट कर रहे हैं और उसका जो पार्शियल प्रेशर वो कितना है 1.0132 एक्सपोनेंट 5 पास्कल और टेम्परेचर जो है 298 केल्विन है। फर्दरमोर आपके पास जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 गिवन है। यहाँ पे डिफ्यूजिविटी भी गिवन है ऑफ अमोनिया जो डिफ्यूज अमोनिया गैस जो डिफ्यूज हो रही है फ्रॉम into the nitrogen, that is A to B हो रही है। अगर यहाँ पे DBA लिखा होता तो इसका मतलब है कि डिफ्यूजिविटी ऑफ नाइट्रोजन दे रही थी into the अमोनिया। सो हमें पता है JA equals to DAB PA1 minus PA2 over RT Z2 minus Z1 होता है। अगर आपके पास JA लिखा हुआ हो या पे NA लिखा हुआ हो, एक ही बात होती है, सही है। इसमें वो जो है कंफ्यूज होने की बात नहीं है इसमें। अगर आप JA लिखें या फिर NA लिखें जो है एक ही चीज कंसिडर हो रही है। J equals to DAB PA1 minus PA2 over RT Z2 minus Z1। DAB आपके पास गिवन है 0.23 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। PA1 PA2 की जो है वैल्यूज गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कर दी इसमें। R आपके पास 8314 है, सही। फर्दरमोर टेम्परेचर 298 केल्विन गिवन था और Z2 माइनस Z1 दैट इज डेल्टा Z जो हम कंसिडर कर रहे हैं इसमें वो 0.1 है, बिकॉज आपके पास जो डिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे दी हुई थी दैट वाज 0.1 मीटर, सही। दैट इज Z2 की वैल्यू गिवन थी और Z1 जाहिर सी बात है वो कितना है, वो स्टार्टिंग पॉइंट यानी 0 से कंसिडर कर रहे थे, दैट इज 0.1 माइनस 0। तो JA की वैल्यू आ गई यहाँ पे मोलर फ्लक्स ऑफ
अमोनिया, वो आ गया 4.7 एक्सपोनेंट -7 kg मोल ए ओवर सेकेंड मीटर स्क्वायर। ए क्या शो कर रहा है? ए जो है वो जो आपके पास गैस ए है दैट इज अमोनिया, उसे शो कर रहा है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, रिराइट कर सकते हैं इक्वेशन फॉर द कंपोनेंट बी। नाइट्रोजन के लिए भी हम जो है कर सकते हैं, रिराइट कर सकते हैं इक्वेशन, बिकॉज हमारे पास पता है जो टोटल प्रेशर जो होता है वो सम पार्शियल प्रेशर होता है, सही। यानी P इक्वल्स टू PA1 प्लस PB2 होता है। सो हमारे पास PB1 और PB2 नहीं थे, तो हमने क्या किया, इक्वेशन को रिराइट किया, दैट इज PB1 इक्वल्स टू P माइनस PA1, सही। P आपके पास गिवन था 1.0132 एक्सपोनेंट 5, सही, एग्जाम्पल में। देन PA1 आपके पास ये भी गिवन था 1.013 एक्सपोनेंट 4, तो आपके पास PB1 आ गया 9.119 एक्सपोनेंट 4 पास्कल। सिमिलरली हम PB2 भी फाइनल कर सकते हैं विच इक्वल्स टू P माइनस PA2। P आपके पास गिवन था, PA2 भी गिवन था, सिमिलरली हमने सब्स्टिट्यूट की वैल्यू, तो आपके पास PB2 भी आ गया, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एट पॉइंट 2, दैट इज 9.625 एक्सपोनेंट 4 पास्कल। ये जो वैल्यूज हैं वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में, तो आपके पास जो मोलर फ्लक्स है ऑफ नाइट्रोजन वो आ जाएगा। इक्वेशन क्या है, जे, अगर हम जो है इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन जो है हम मोलर फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज JB, वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू DAB PB1 माइनस PB2 ओवर RT Z2 माइनस Z1। ये आपके पास गिवन है वैल्यू, PB1 PB2 हमने कैलकुलेट कर ली थी यहाँ से, सही। और वैल्यूज बाकी आर की वैल्यू क्या है, 814 सही है, 8298 कह रहे हैं आपके पास, वो है टेम्परेचर फॉर द मोल 0.1। आपके पास Z2 की वैल्यू गिवन थी, Z2 माइनस Z1 क्या था 0.1 माइनस 0, तो आपके पास ये आ गया आपके पास 4.7 एक्सपोनेंट -7 kg मोल B over second meter square, that is the molar flux of nitrogen। नेगेटिव साइन जो है ये शो कर रहा है कि आपके पास फ्लक्स जो है फ्रॉम गोज फ्रॉम 0.2 to 0.1। फर्दर हम नॉन इक्विमुलर काउंटर डिफ्यूजन जो है हम पढ़ेंगे। नॉन इक्विमुलर काउंटर डिफ्यूजन का मतलब ये है कि आपके पास जो है एक तो काउंटर डिफ्यूजन हो रही है, दैट इज नेगेटिव साइन अराइज होगा। नॉन इक्विमोलिकुलर का मतलब ये है कि आपके पास Na और Nb दोनों इक्वल नहीं है, सही है। When the two components A and B diffuse in opposite direction at different molar rates, the process said to be a non-equimolecular counter diffusion. Example, in case of incomplete combustion of carbon in air producing carbon monoxide for each mole of oxygen diffusing through the air film to the surface of carbon particles, 2 moles of carbon monoxide will diffuse in the opposite direction. सही। फिर आपके पास एज पर नॉन इक्विमुलर काउंटर डिफ्यूजन आपके पास क्या बन रहा है, -2, यानी आपके पास जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है थ्रू द एयर फिल्म इनटू द कार्बन सरफेस, तो आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जब इनकम्प्लीट कंबशन जो है कार्बन की हो रही होगी, सही। यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में प्रोड्यूस हो रहे हैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब है कि आपके पास जो है नॉन इक्विमोलिकुलर डिफ्यूजन हो रही है। फर्दरमोर आपके पास इन काउंटर यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो काउंटर का वर्ड यूज हो रहा है इसमें, दैट इज Na इक्वल्स टू माइनस Nb ओवर 2। In such a situation, the molar
fluxes of A and B can be calculated by integrating total diffusion equation rate after expressing NB in terms of NA. यानी हम इसमें NA को NB की टर्म्स में हम जो है कन्वर्ट कर शो करेंगे, सही। फर्दरमोर हम फिर जो टोटल मास ट्रांसफर की जो इक्वेशन है उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो नॉन इक्विलिब्रियम काउंटर डिफ्यूजन इज आल्सो encountered in distillation where the molar latent heat of vaporization of the components are different. One of the example आगे बार नॉन इक्विलिब्रियम काउंटर डिफ्यूजन की डिस्टिलेशन कॉन्स में भी इनकाउंटर होती है जब आपके पास मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है कंपोनेंट्स की डिफरेंट होती है तो आपके पास डिफरेंट जो है पॉइंट्स पे जो है आपके पास प्रोडक्ट्स जो है मिल रहे होते हैं आपके पास। फर्दरमोर for steady state non-equivocal counter diffusion of two components A and B, Na जो होगा सही वो इक्वल नहीं होगा माइनस NB के, सही। Na is not equal to minus NB. In case of carbon monoxide production by incomplete combustion, Na equals to minus NB over 2, सही, because 2 Na equals to minus NB था। 1 mole of ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस करे थे, 2 moles ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो उसकी टर्म में हमने ये लिख दिया Na equals to minus NB over 2। फर्दरमोर हमें पता है कि टोटल जो मास ट्रांसफर इक्वेशन है फॉर द गैसेस वो किसके इक्वल है, Na equals to minus dB dPA over RT dZ plus PA over P Na plus NP। तो हमने ये इक्वेशन जो है सब्स्टिट्यूट की टोटल मास ट्रांसफर इक्वेशन की में, तो आपके पास क्या आ गया, सिंपल NB over 2 को आ गया इन टर्म्स ऑफ द NA। फर्दरमोर NB कॉमन है, सही है, NB over 2 प्लस NB किसके इक्वल हो जाएगा, NB over 2 के इक्वल हो जाएगा ये अंदर वाली टर्म। फर्दरमोर आपके पास इक्वेशन क्या बन गया, Na equals to minus DAB dPA over RT dZ plus PA NB over 2P। इन जनरलाइज्ड फॉर्म जो है हम लिख सकते हैं माइनस NNA इक्वल्स टू NB, सही। जनरलाइज फॉर्म की किससे बात कर रहे हैं, अभी तो ये किसकी इक्वेशन की हमने कंसिडर करके हमने किया था, उसमें कंसिडर किया था जब आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन हो रही थी फ्रॉम द ड्यू टू ऑक्सीजन, सही, इनकम्प्लीट कंबशन हो रही थी कार्बन की इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे थे 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। उसकी टर्म में हमने ये इक्वेशन को लिखा था, सही। अगर हम जनरलाइज फॉर्म में अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, सही है, जिसमें हम जो है जनरलाइज फॉर्म का मतलब ये है कि ये जनरलाइज फॉर्म हम किसी भी जो है गैसेस पे हम लगा सकते हैं जो जिन पे नॉन इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन हो रही होगी। तो माइनस NNA किसके इक्वल होगा, NB के, सही। यानी N की जगह जो मोल्स जो है N क्या शो कर रहा है, मोल्स शो कर रहा है, सही, उसे हमने N शो कर दिया मोल्स को। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इसी को अगर हम कार्बन की जो है इनकम्प्लीट कंबशन अगर हम शो कर रहे हैं बाय ऑक्सीजन, तो यहाँ पे N क्या होगा, 2 हो जाएगा, बिकॉज आपके पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह हम बाकी जो है ऑपरेशंस पे भी जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम जनरलाइज फॉर्म में आपके पास नॉन इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन क्या बन जाएगी, Na equals to minus DAB dP dZ plus PA over P NA, और NB की जगह हमने माइनस NNA पुट कर दिया। क्या किया इसमें हमने Na की ताकि आगे बाद एक जनरलाइज फॉर्म आ जाए, सही। यहाँ पे भी Na की टर्म्स थी या और जो राइट साइड पे भी थी, सो हमने सारी Na की टर्म्स को लेफ्ट साइड पे पुट कर दिया, Na को कॉमन लिया 1 माइनस PA over PT 1 माइनस N। सिमिलरली
which is RT, DPA और DZ। और ब्रैकेट वाली टर्म है, इसे हमने डिवाइड पे लेके चले गए, सही। और दूसरी साइड पे DAB over PT over PT over DZ, DPA over 1 minus PA over PT 1 minus N। फर्दरमोर हम जैसे जो है सॉल्व करेंगे, सही है, PT सिमिलरली हमने जो है एलसीएम लेके सॉल्व किया, PT माइनस PA 1 माइनस N, सही। PT था, ऊपर भी PT था, तो PT जो है कैंसिल आउट होके 1 बच गया, सही। which is equal to N equals to minus DAB over RT 1 over डेल्टा Z देखें या DZ देखें, एक ही बात है। अब इसको क्या आप जो है DZ लिख लें, DPA over PT minus PA 1 minus N, NA equals to DAB over RT PT over delta Z 1 minus 1 over 1 minus N ln PT minus 1 minus N PA2 over PT 1 minus N PA1। यहाँ पे डेल्टा Z आ गया था, DPA इस पे अप्लाई हुआ था, सही। सिमिलरली हमने क्या किया, इंटीग्रेशन अप्लाई किया इस पे, तो DPA जब भी आपके पास जो है इसकी 1 ओवर ये टर्म है पूरी, सही है, यानी जब भी 1 ओवर करके कोई टर्म होती है, उसका मतलब है जब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो ln की टर्म आती है, बिकॉज यहाँ पे जो है इसकी पावर 1 है ना, 1 ओवर कोई जो भी x की टर्म है और इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है इंटीग्रेशन देंगे तो ln आ जाता है। सिंपल जो इंटीग्रेशन रूल अप्लाई किए, दैट इज ln PT, और फिर उसके बाद जो हमने क्या किया, लिमिट भी अप्लाई कर दी, दैट वाज PA1 एंड PA2। तो आपके पास जो है ये आगे एन की ये फाइनल इक्वेशन आ गई, दैट हमने PA2 और PA1 की जो है लिमिट्स अप्लाई करके फाइनल माइनस इनिशियल को किया। फर्दरमोर नॉन इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन जो है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें नॉन इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक स्पीशी है A, जो कि गैसियस मिक्सचर में डिफ्यूज हो रही है थ्रू a 3 millimeter thick film and reaches a catalyst surface where the reaction A2 into 3B takes place, यानी A जो है कन्वर्ट हो रहा है into 3B, और आपके पास जो है गैसियस मिक्सचर में जो है A और B है, से और जो है A into 3B कन्वर्ट हो रहा है, और आपके पास 3 मिलीमीटर थिक फिल्म है, यानी आपके पास जो क्या कह सकते हैं, जो डेल्टा जो है वो आपके पास, जो DZ जो है सिंपल, वो आपके पास 3 मिलीमीटर है। Furthermore, if the partial pressure of A in the bulk of the gas is 8.5 kilonewton per meter square and the diffusivity of A is 2 exponent minus 5 meter square per second, यानी आपके पास DAB का आपके पास गिवन है 2 exponent minus 5 meter square per second, partial pressure of A भी गिवन है, that is 8.5 kilonewton per meter square, सही। फर्दरमोर आपके पास हमने फाइंड आउट करना है मोलर फ्लक्स ऑफ A given the pressure and temperature of the system are 101.3 kilopascal and 297 Kelvin। इसमें हमारे पास जो है फाइंड आउट करना है NA, जब आपके पास P और T, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम आपके पास गिवन है 297 केल्विन एंड 101.3 किलोपास्कल, सही। तो आपके पास A इंटू 3B हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास N किसके इक्वल हुआ, N आपके पास जो है NB और NA के इक्वल होता है। NB के कितने मोल्स है 3, NA के कितने मोल्स है 1, तो आपके पास NB और NA किसके इक्वल हो गया 3 के इक्वल हो गया, सही।
DAB आपके पास गिवन था 2x⁻5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, PT भी आपके पास गिवन था मुझे 1.3 किलो पास्कल, टेम्परेचर 297 केल्विन गिवन है। PA1 आपके पास गिवन था of the partial pressure of the component A at position 1 that was 8.5 kilonewton per meter square। PA2 आपके पास 0 है बिकॉज आपके पास स्टेगनेंट फिल्म है इसमें। फिर फर्दरमोर एंड और इस वजह से क्योंकि आपके पास जो है डायरेक्शन होके जो है कंपोनेंट स्टेगनेंट फिल्म नहीं आपके पास डायरेक्शन हो रहा है, सही है, ए जो कन्वर्ट हो रहा है इनटू बी कंपोनेंट, सही। तो आपके पास प्रोडक्ट में आपके पास ए तो है ही नहीं, ए कुछ बचा ही नहीं है, सही। तो इसका मतलब आपका पार्शियल प्रेशर 0.2 जो है वो आपके पास 0 है, क्योंकि एट 0.2 आपके पास जो डायरेक्शन होके प्रोडक्ट बन रहा है डायरेक्ट। सो एन ए इक्वल्स टू DAB ओवर RT PT ओवर डेल्टा Z। वो जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी नॉन इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन में, वो हम इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे, सही। ये पूरी इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे। DAB की वैल्यू क्या थी 2x⁻5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 81314 आपके पास R था, टेम्परेचर 297 केल्विन था। PT that was the pressure of the system, वो आपके पास गिवन था 101.3 किलो पास्कल। डेल्टा Z आपके पास 3 मिलीमीटर था, दैट वाज 3x⁻³ मीटर, इन टर्म्स ऑफ मीटर बात कर रही हूँ, तो ये वैल्यू है। n आपके पास 3 था, दैट इज 1/1 - n की जगह 3, सही। और यहाँ पे n हमने फाइंड आउट किया हुआ है। और PA2 आपके पास क्या है 0 है, सही। PT 101.3 माइनस 1 - n किसके इक्वल है 1 - 3, दिस -2 माइनस प्लस हो गया +2। PA2 आपके पास 0 है, बराबर PT आपके पास 101.3 प्लस 2 PA1 क्या है 8.5 किलो पास्कल। तो आपके पास जो मोलर फ्लक्स ऑफ कंपोनेंट A आ गया, दैट इज 2.12 x⁻5 किलो मोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। अच्छा, ये नॉन इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन अभी तक हम कर चुके हैं और इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन भी कर चुके हैं, सही। गैसेस की बात करें इसमें। अब हम डिफ्यूजन ऑफ कंपोनेंट A थ्रू अ स्टेगनेंट लेयर ऑफ कंपोनेंट B। अगर आगे टर्म्स बनेंगी तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये एग्जांपल्स हैं। सो डिफ्यूजन, जब भी यहाँ पर कोई कंपोनेंट डिफ्यूज हो रहा है थ्रू अ स्टेगनेंट लेयर ऑफ कंपोनेंट B, सही। तो हमने क्या किया, एक कुछ एग्जाम्पशंस है वो हमने एज्यूम किए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें डिफ्यूजन जो है अकर्स होगी स्टेडी स्टेट में। अच्छा, हम जब हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि आपके पास सिंप्लीफाई करने के लिए टर्म्स, सिंप्लीफाई फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पसेस हम एग्जाम्पशन जो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी जो इक्वेशन डिराइव हो रही होती है, कोई भी इक्वेशन हो, सही है, वो कुछ ना कुछ एग्जाम्पशन पे बेस्ड कर रही होती है। विदाउट एनी एग्जाम्पशन कोई इक्वेशन जो है वो हम फॉर्म ही नहीं कर सकते, सही। तो अगर हम यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ कंपोनेंट A थ्रू अ स्टेगनेंट लेयर ऑफ कंपोनेंट B जो है वो कंसिडर करें, तो उसकी बेसिस पे हमने कुछ एग्जाम्पशंस जो है हम कंसिडर करें कि हाँ बस स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन होगी। फर्दरमोर आपके पास जो गैस मिक्सचर जो है आइडियली बिहेव करेगा, दैट इज आइडियल गैस होगी। फर्दरमोर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होगा थ्रू आउट, डिफ्यूजन अकर्स हो रही है थ्रू कांस्टेंट एरिया। एग्जांपल है इसके लिए क्या हम कंसिडर कर रहे हैं कि पूल ऑफ वाटर जो कि हमने फेस कैन ट्रे जो कि कॉन्टैक्ट कर रही है विद द स्ट्रीम ऑफ अनसैचुरेटेड एयर के साथ। अनसैचुरेटेड एयर इसलिए क्योंकि आपके पास जो है जो पूल है, सही, उस पर एयर आ रही है, सही।
अगर वो सैचुरेटेड होती तो मास ट्रांसफर होता ही नहीं, आपके पास जितने पूल में वाटर होता है सही उतना ही रहता आपके पास, सही है, नो मास ट्रांसफर होता है, सही। अनसैचुरेटेड एयर है तभी आपके पास मास ट्रांसफर हो रहा होता है, और इसी वजह से आपके पास जो पूल में वाटर होता है वो डिफ्यूज होकर इनटू द एयर जाता है। So long as the air remains unsaturated, water molecules will diffuse into that air. The bulk of air is in motion, but a thin layer of air in contact with the water will be stagnant and then moving in a laminar motion in a direction nominal to the direction of the diffusion. आपके पास जो बल्क ऑफ एयर जो होगी वो आपके पास मोशन में होगी, मगर आपके पास थिन लेयर जो है एयर फॉर्म हो रही होगी कब, जब वो आपके पास कांटेक्ट हो रही होगी विद द वाटर, यानी कांटेक्ट ऑफ वाटर विद द एयर हो रही होगी, तो उसमें एक लेयर बनेगी, सही, यानी एक इमेजिनरी लेयर जो कि एक जो स्टेगनेंट होगी, स्टेगनेंट है यानी आपके पास रुकी हुई, और वो जो अगर मूव भी कर रही होगी वो लेमिनार मोशन के साथ कर रही होगी मूव, यानी इन स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट मोशन में जो मूव कर रही होगी, और वो नॉर्मल होगी टू द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन के साथ, यानी 90 डिग्री पे। यानी अगर आपके पास जो है एयर जो है वो 90 डिग्री पे आ रही है आपके पास इस पे वाटर पे जो कि पूल का वाटर है, सही। वाटर वेपर जो है आपके पास डिफ्यूज होंगे थ्रू आउट दिस एयर बाय मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन बिफोर बीइंग कैरिड अवे बाय द मूविंग एयर। सो आपके पास जो है एन ए जो है दैट इज हम मोलर फ्लक्स ऑफ कंपोनेंट ए वो हम लिख सकते हैं which is equal to minus जो आगे पर टोटल मास ट्रांसफर की इक्वेशन है वो हम लिख सकते हैं n equals to minus DAB dPA over RT dZ plus PA over P NA plus NB। इन दिस केस आपके पास कंपोनेंट B जो है वो डिफ्यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ कंपोनेंट A डिफ्यूज हो रहा है, सही, यानी आपके पास वाटर जो है वो डिफ्यूज हो रहा है एयर में, यानी जो एयर है कंपोनेंट B उसका जो रेट ऑफ फ्लक्स है वो आपके पास जो है 0 है, एन बी 0 है। सो पुटिंग एन बी 0 इन अबव इक्वेशन, तो आपके पास जो है एन बी वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो आपके पास ये टर्म रह जाएगी एन इक्वल टू माइनस डी ए बी डी पी ए ओवर आर टी टी जेड प्लस पी ए एन ए ओवर पी। फर्दर हमने क्या किया, जो प्रेशर वाली टर्म्स हैं ये जो प्लस है सही वहाँ पे दूसरी साइड पे लेके चले गए माइनस टर्म हो गए, बिकॉज आपके पास यहाँ पे एन ए जो है दोनों साइड पे प्रेजेंट था, सही, तो हमने एन ए को सेपरेट आउट करने के लिए किया ये, सही। एन ए इक्वल्स टू एन ए बाहर ले लिया, सही, ब्रैकेट हमने यूज़ किया 1 माइनस पी ए ओवर पी। अब ये जो ब्रैकेट है वो जो है दूसरी साइड में जाएगा और वो जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, सही, और माइनस पी ओवर पी हो रहा है, सही है। फिर हमने सिंपल जो एल्सियम लेके आपके पास क्या हो गया पी माइनस पी ए डिवाइड बाय पी, और ऊपर भी पी था, सही, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ऊपर पी नहीं था नीचे पी था, सही है। यहाँ पे ये वाला जो नीचे जो पी आ रहा होगा वो ऊपर चला गया जो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये रहा, तो एन ए डी जेड इक्वल टू माइनस डी ए बी पी डी पी ए ओवर आर टी पी माइनस पी ए, से अब हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। हियर एन ए जो है वो कांस्टेंट है सिंस द डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस एट स्टेडी स्टेट पे हो रही है, तो आगे एन ए कांस्टेंट होगा, एन ए कांस्टेंट होगा यानी इस जो इंटीग्रेशन साइन के ये बाहर रह रहा होगा, सही है। अगर जो एन ए यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता तो आगे बाद जो इंटीग्रेशन जो एन ए पे भी अप्लाई हो जाती। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पसेस हमने जो है एज्यूम किया है कि एन ए जो है वो कांस्टेंट होगा, एन ए जहाँ पे स्टेडी स्टेट होगा थ्रू द कांस्टेंट एरिया। इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन लिमिट्स 1 and 2 इस पूरी इक्वेशन को, सही, dz जो है वहाँ पे, अच्छा एन डी जेड पहले यहाँ पे लेके आ गए,
सही। अब हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की पॉइंट 2 और पॉइंट 1 के बीच में, यानी Z2 और Z1 और PA2 और PA1 जो है लिमिट्स हैं आपके पास। तो आपके पास क्या आ गए हैं इसमें Na Z2 माइनस Z1 इंटीग्रेशन लिमिट अप्लाई करने के बाद माइनस DAB P ओवर RT ln P माइनस PA2 ओवर P माइनस PA1। यानी पहले यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ यहाँ पे, तो बिफोर द लिमिट, सही है, सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई की, अभी लिमिट्स अप्लाई नहीं की, तो क्या आता है यहाँ पे Na Z आ जाता है माइनस DAB P और RT ln P माइनस P आ जाता है। सही। फिर हमने लिमिट्स अप्लाई की तो P माइनस PA2 डिवाइड बाय, सही है, ln में जो है अगर माइनस हो रहा होता है तो वो किसके इक्वल होता है, डिवाइड के इक्वल होता है। सही। P माइनस PA1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पे जो फाइनल माइनस इनिशियल क्या है, Z2 माइनस Z1 से। फिर हमने सिंपली जो रीअरेंज किया इस इक्वेशन को, तो आ गया है Na इक्वल्स टू माइनस DAB P ओवर RT Z2 माइनस Z1 ln P माइनस PA2 ओवर P माइनस PA1 एस PB2 इक्वल्स टू P माइनस PA2, बिकॉज आगे बस जो है जो टोटल प्रेशर होता है वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स के इक्वल होते हैं, P इक्वल्स टू PB2 प्लस PA2 और जो है P इक्वल्स टू PA1 प्लस PB1 होता है। तो अगर हम जो है PB2 और PB1 की बात करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, PB2 इक्वल्स टू P माइनस PA2 और PB1 किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू P माइनस PA1। तो हमने सिमिलरली जो है सब्स्टिट्यूट किया है इन दोनों को इस इक्वेशन में, तो आपके पास क्या इक्वेशन बन गई है, n इक्वल्स टू माइनस DAB P ओवर RT Z2 माइनस Z1 ln PB2 ओवर PB1। फर्दरमोर आपके पास क्या सिंपल जो पहले ये वाली जो बात बताई इस यहाँ पे इक्वेशन वाली, वो किसके इक्वल है, P इक्वल्स टू PA1 प्लस PB1 और P इक्वल्स टू PA2 प्लस PB2, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ, बट इन टर्म्स ऑफ PB2 और PB1 लिखा हुआ। सो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, ये वाली इक्वेशंस हैं, इन्हें कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो है PB2 माइनस PB1 हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू PA1 माइनस PA2। सिमिलरली हमने क्या किया, PA1 प्लस PB2 को इक्वल्स किया PA2 प्लस PB2 से, इन ऑर्डर टू गेट PB2 माइनस PB1 वाली टर्म। SPBM, सही, PBM किस जो है इक्वल्स है आपके पास PB2 माइनस PB1 ओवर ln PB2 ओवर PB1। हम आपके पास जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर है आपके पास कंपोनेंट B का, जैसा हम हीट ट्रांसफर में LMTD होता है, यहाँ पे जो है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर आपके पास PBM होता है। सही। अगर हम जो है मास ट्रांसफर ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं उसमें, सो ln PB2 और PB1 जो है इक्वल से PB2 माइनस PB1 और PBM, जो PB2 माइनस PB1 किसके इक्वल है आपके पास, PA1 माइनस PA2 के इक्वल है, जो यहाँ पे शो हुआ है ड्राइवर PBM। सो सब्स्टिट्यूटिंग अबव इक्वेशन इन बिलो इक्वेशन, आपके पास जो है ये वाली इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। सो n इक्वल्स माइनस DAB P over RT Z2 माइनस Z1 इंटू ln PB2 ओवर PB1 बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू PA1 माइनस PA2 ओवर PBM। एक ये इक्वेशन आ गया आपके पास और एक ये वाली इक्वेशन थी। A typical distribution of partial pressure of components A and B during diffusion is shown in the figure 2.3। कंपोनेंट A जो आगे बढ़ डिफ्यूज हो रहा है ड्यू टू ग्रेडियंट dp over dz
Component B also diffuses related to the average molar velocity having a flux which depends on minus dV over dz, that is pressure gradient. Or it also has been assumed that B is non-diffusing. पार्शियल प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन गिवन की गई। आगे बात जो है, अगर ए जो है मूव कर रहा है सही है, ए में जो है मास ट्रांसफर हो रहा है सही, और बी आपके पास नॉन डिफ्यूजिंग है, बी डिफ्यूज नहीं हो रहा, तो आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास Z1 पे जो है PA1 है सही है, तो PA1 जो है वो डिफ्यूज होगा एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस सही है, PA2 की तरफ जाएगा। यानी आपके पास अगर हाई प्रेशर है PA1 का, तो डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस क्रॉस करने के बाद जो है प्रेशर लो हो जाएगा उस कंपोनेंट का, PA1 है तो PA2 हो जाएगा सही, बिकॉज आपके पास जो है अगर डिफ्यूज हो रहा है तो जाहिर सी बात है मास ट्रांसफर हो रहा है। जब आपके पास जो है नहीं हो रहा, तो आपके पास जगह PP1 है सही है एट पोजीशन 1, वो जो है एट पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो जो है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज आपके पास जो ए है वो डिफ्यूज हो गया बी में। जब बी में डिफ्यूज हो गया तो यानी जो पार्शियल प्रेशर एट पॉइंट वो उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर जो था ए का वो जो है उसमें आया है, यानी डिफ्यूजन के थ्रू ना। एग्जाम्पल 2.2, इसमें हम कंपोनेंट जो पहले जो हमने ये की है डेरिवेशन, उसी की हमने अब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट अंडरस्टैंड करने के लिए। एग्जाम्पल में क्या, ऑक्सीजन जो डिफ्यूज हो रही है थ्रू अ स्टैग्नेंट लेयर ऑफ मीथेन, टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर इसमें 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Concentrations of oxygen on the two sides of the film are 15% and 5% by volume. The diffusivity of oxygen in methane at 20 degrees centigrade and 100 kilonewton per meter square is 2.046 × 5 meter square per second. Calculate हमने करना है rate of diffusion of oxygen in kilomole per meter square second. Furthermore हमें find out कि हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए अगर प्रेशर जो है वो हमने इंक्रीज करके 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो जाए, जबकि अदर कंडीशंस हमारे पास वही है। डेटा में आपके पास टेम्परेचर क्या है 293 केल्विन, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है सही, केल्विन में कन्वर्ट किया यानी 273 में प्लस कर दिया, आपके पास 273 + 20 कितना हो गया 293 केल्विन। प्रेशर आपके पास 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है गिवन है सही। Z आपके पास 5 मिलीमीटर थिक दिया है, यानी थिकनेस आपके पास दी है दैट इज 5 मिलीमीटर। इन टर्म्स ऑफ मीटर कितने किसके इक्वल है 0.005 मीटर। PA1 आपके पास है 100 × 0.15 बिकॉज इसमें जो है the temperature is 20 and pressure is 100 kilometer per meter square और concentration of oxygen on the two sides of the film are 15 और 5%। सही, तो यानी 100 जो है यानी PA1 किसके इक्वल है P और जो परसेंटेज दी हुई थी ऑफ दैट कंपोनेंट सही ऑफ ए कंपोनेंट 100 × 15% यानी 0.15, तो यहाँ ये किसके इक्वल हो गया 15 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। फर्दरमोर हम PB1 फाइंड आउट कर सकते हैं, PB1 किसके इक्वल है P - PA1 के इक्वल होगा। P क्या है गिवन है 100 और जब PA1 हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 15, 100 - 15 85 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन द टू साइड ऑफ द फिल्म 15% और 5%। 15% वाला तो हमने कर लिया, 5% यानी जो है PA2 हम कर सकते हैं, PA2 = 100 × 5% that is 0.05
तो आपके पास PA2 किसके इक्वल आ गया 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली हम PP2 फाइंड आउट कर सकते हैं। PP2 किसके इक्वल है P माइनस PA2 के इक्वल है, दैट इज 100 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 95 ओके किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। PBM आपके पास इसके इक्वल है 95 प्लस 85 दैट इज P1 प्लस PP2 डिवाइडेड that is 90 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ये भी आपके पास गिवन है 2.046 एक्सपेरिमेंट 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पे डेटा में मेंशन कर दिया। हमने अभी सबसे पहले रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन किलोमोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड फाइंड आउट करना, दैट इज हमने Na फाइंड आउट करना। Since the values of PB1 and PB2 are very close, arithmetic average is quite justified. सही, दैट इज हमने PBM हमने किया था P1 plus PB2 over 2. This being a case of diffusion of one gas through the stagnant layer of another gas, so using equation हमने ये वाली इक्वेशन यूज की है, यानी कुछ जो कि आपके पास जिसमें एक कंपोनेंट डिफ्यूज हो रहा होता है थ्रू द स्टैग्नेंट लेयर ऑफ, तो ये वाली इक्वेशन यूज की Na इक्वल टू माइनस DAP P over RT Z2 माइनस Z1 PA1 माइनस PA2 और PBM। सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज DAP की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की प्रेशर आपके पास गिवन था R आपके पास 8.14 होता है, टेम्परेचर 293 Z2 माइनस Z1 आपके पास क्या था 5 मिलीमीटर थिक था दैट इज 0.005, Z1 आपके पास 0 था, PA1 आपके पास हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 15 और PA2 आपके पास 5 कैलकुलेट हमने किया है, और PB हमने कैलकुलेट किया था दैट इज 90 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। 90 हमने पुट कर दी यहाँ पे, तो Na आ गया माइनस 1.87 एक्सपेरिमेंट माइनस 8 किलोमोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ये तो आपके पास Na आ गया, दैट इज जो पार्ट ए जो है वो आपके पास कंप्लीट हो गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन किलोमोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। अब हमने बी में क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ द टोटल प्रेशर इज रेज्ड टू 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। यानी पहले हमारे पास टोटल प्रेशर P जो था वो 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर था, अब P जो है 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो फिर अब क्या होगा इसमें जो बाकी की टर्म्स है वो हमने फाइंड आउट करने होगी। ये भी पहले क्या था 2.046 पर माइनस 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, तो अगर P प्राइम जो है वो 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है, सही, तो आपके पास DAB प्राइम क्या होगा इक्वल टू DAB P over P प्राइम। वैल्यूज पुट की तो आपके पास DAB प्राइम जो है दैट इज DAB एट 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, जब आपके पास प्रेशर है टोटल प्रेशर, तो DAB प्राइम है 1.023 एक्सपेरिमेंट 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फर्दर बाकी कंडीशंस वही सेम रह रही, टेम्परेचर भी वही है, Z भी वही है, PA1 प्राइम साइज बात है, PA2 प्राइम ये सारे ऑल्टर्ड हो गए बिकॉज आपके पास टोटल प्रेशर जो है 100 की जगह 200 हो गया, तो वो हमने सिमिलरली हमने कैलकुलेट कर लिए, जहाँ पे हमने P100 कंसिडर कर रहे थे वहाँ पे 200 कंसिडर कर रहे हैं, तो PA1 क्या हो गया प्राइम इक्वल्स टू P इंटू उसकी जो परसेंटेज थी 15% ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा था, 200 into 0.15 equals to 30 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। फर्दर हमने P1 प्राइम कर सकते हैं P प्राइम माइनस PA1 200 माइनस 30 170 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली PA2 प्राइम जो हमने फाइंड आउट किया 200 माइनस 0.05 दैट इज 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली PB2 प्राइम फाइंड आउट किया P माइनस PA2 प्राइम करके 200 माइनस P dash minus PA2 dash है 200 minus 10 that is 190 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। PBM प्राइम हम कैलकुलेट करेंगे 190 plus 170
that is PV1 prime plus PV2 prime divided by 2, that is 180 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब जो है एन ए प्राइम हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, जबकि आपके पास जब जो पार्शियल प्रेशर कितना था 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। सही, तो वो सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने सब्स्टिट्यूट की इस इक्वेशन में, डी बी प्राइम की, पी प्राइम की, पी ए वन प्राइम, पी ए टू प्राइम, पी वी वन एम प्राइम। आपके पास जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एट 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर आ गया 1.87 (8 किलो मोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। प्लस आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है अनचेंज्ड रह रही है। सही, पहले भी आपके पास कोई आ रही है 1.87 (8 किलो मोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, और यहाँ पर भी आ रही है। दैट इज, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास जो है पार्शियल प्रेशर जो है इंक्रीज कर दिया है, सही, सॉरी आपके पास टोटल प्रेशर जो है इंक्रीज कर दिया, पहले 100 था, अब जो है वो टोटल प्रेशर जो है वो 200 कर दिया है। सही है, तो उस पर जो है अफेक्ट नहीं होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन पे। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ऑक्सीजन की वो वही रह रही है। ना एग्जाम्पल 2.3 लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल 2.3 है, इसमें calculation of rate of diffusion of one component from data on diffusion of another component. Rate of diffusion of water from a surface maintained at a temperature of 60 degrees centigrade is 2.71 exponent 4 kg per second meter square. Rate of evaporation हमारे पास given है water का at a temperature 60 degree centigrade, that is 2.7 exponent 4 kg per second meter square. फाइंड आउट करना है हमने रेट ऑफ एवपोरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम अ सिमिलर सरफेस बट मेंटेन एट 26 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द अफेक्टिव फिल्म थिकनेस आर द सेम इन बोथ द केसेस। डेटा आपके पास है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है आपके पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 149 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे 99.5 मिलीमीटर मर्करी है। ये आपके पास ये डेटा या तो आपके पास जो है गिवन होगा, ये गिवन होता है। अगर आप ये सर्च भी करें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर तो यही आ रहा होगा। सही, या तो टेबल मिल जाएगा इसका, या फिर जो है मैं इसकी वैल्यूज जो है दे दूँगा अगर इस तरह की एग्जाम्पल आ रही हो। Diffusivity of air water vapor at 60 degrees centigrade is 2.6 exponent -5 meters square per second, and furthermore diffusivity of air water vapor at 26 degrees centigrade is 0.98 exponent -5 meters square per second. So atmospheric pressure in both the cases is 1.013 exponent 5 Newton per meter square. एवेपोरेशन ऑफ वाटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ एवेपोरेशन इक्वल्स टू 2.71 एक्सपेरिमेंट 4 kg पर मीटर स्क्वायर 72 गिवन था। इसे हमने किलोमोल पर मीटर स्क्वायर सेकंड में कन्वर्ट किए। आपके पास 1 किलोमोल में कितने जो है 18 kg होते हैं ना। सही, और सिमिलरली हमने किससे डिवाइड किया, इसमें मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया है ऑफ वाटर। तो आपके पास रेट ऑफ एवपोरेशन आ गया 1.505 एक्सपेरिमेंट 5 किलोमोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। टेम्परेचर आपके पास गिवन था 333 केल्विन, प्रेशर भी आपके पास एटमॉस्फेयर प्रेशर 1.013 एक्सपेरिमेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P1 149 mmHg था, इसे हमने कन्वर्ट कर देना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो आ जाएगा 0.1986 एक्सपेरिमेंट 5। PV1 आपके पास किसके इक्वल है, P माइनस PA1 के इक्वल है, और जो है P जो है क्या है
1.013.5, PA1 आपके पास 0.1986.5, आपके पास PB1 आ जाएगा इन दोनों को माइनस करने के बाद 0.8144 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। PA2 0 है बिकॉज आपके पास जो है एवेपोरेशन हो रही है, सही है, और वो जो है जीरो पार्शियल स्टेगनेंट है, एक ही जो है डिफ्यूज हो रहा है, दूसरा डिफ्यूज नहीं हो रहा इसमें, तो PA2 आपके पास 0 है। PB2 आपके पास क्या बन जाएगा, इसमें P माइनस PA2 इसमें बन जाएगा, दैट इज 1.013.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा बिकॉज अगर PA2 0 है। DAB आपके पास क्या होता है 2.046 मीटर स्क्वायर पर सेकंड गिवन था। हमने क्या किया, इसमें PBM हम यूज कर सकते हैं, PB2 माइनस PB1 ओवर ln PB2 ओवर PB1। इसमें इसलिए हमने जो है ये वाला PBM क्या अर्थमेटिक यूज नहीं किया बिकॉज इसमें जो है बहुत वेरी कर रहा था पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स ना, तो इस वजह से हमने PBM जो है ये वाला यूज किया, अर्थमेटिक वाला यूज नहीं किया। सो PBM की वैल्यू आ गई 0.99.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। As we know that Na किसके इक्वल होता है, DAB P over RT Z2 minus Z1 into PA1 minus PA2 over PBM इसके इक्वल होता है, जो हमने इक्वेशन डिराइव की थी। सिमिलरली हम Z2 minus Z1 किसके इक्वल है, Z के इक्वल है, से which is equals to DAB P over RT Na यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे था, सही, यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा PA1 माइनस PA2 ओवर PBM। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे अब वैल्यूज को इस इक्वेशन में, तो आपके पास Z2 माइनस Z1 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू Z 0.0318 मीटर। इसमें DAB हमने क्या पुट किया था 2.046.5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और फर्दरमोर 1.013.5 जो आपके पास था PA1 PA2 आपके पास क्या था 0.1986.5 और PA2 0 था, R 8.314, टेम्परेचर 333 केल्विन, एंड आपके पास 1.505 PBM हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 0.91 मीटर पर मीटर स्क्वायर। इस पर आपके पास Z माइनस Z1 दैट इज Z जो है डिस्टेंस आपके पास है 0.0318, दैट वाज फॉर एवेपोरेशन ऑफ वाटर। इफेक्टिव फिल्म थिकनेस आपके पास, अगर ये तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, अगर हम आपके पास जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तब आपके पास इफेक्टिव फिल्म थिकनेस क्या होगी 26 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो है इस 26 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया 273 प्लस करके, तो 299 केल्विन हो गया। टेम्परेचर प्रेशर आपके पास टोटल प्रेशर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर वही रहेगा, PA1 99.5 mmHg था, 0.1326 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो है P माइनस PA1 करेंगे, PA1 आ जाएगा, PA2 आपके पास जो है 0 था, कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, PB2 क्या होगा P माइनस PA2 के इक्वल होगा, दैट इज PB2 और PA2 जो है, तो PB2 और PB1 जो है आपके पास बहुत वेरी है, तो इस वजह से हम जो है इसमें मिक्सचर जो है लेंगे प्रेशर का, इस इक्वेशन PBM इक्वल टू PB2 माइनस PB1 ओवर ln PB2 ओवर PB1 वैल्यूज पुट करके आगे पास PBM आ जाएगा, दैट इज 2.9451.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इक्वेशन आपके पास ये हमने डिराइव की थी पहले, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आपको Na आ गया 4.06 x⁻6 किलो मोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, और Z2 माइनस Z1 हमने पहले जो है कैलकुलेट कर लिया था 0.0138, और बाकी टेम्परेचर जो आपके पास क्या था 299 हो गया था 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना, 8.314 R है,
DAB हमने कैलकुलेट किया था, P आपके पास 1.05 था, PA1 PA2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, PVM की है, तो आपके पास NA जो है रेट ऑफ एवपोरेशन जो है ऑफ वाटर आ गया है एट 26 डिग्री सेंटीग्रेड विद द इफेक्टिव फिल्म थिकनेस जो है सेम है। सही, फिर से मैं इसे जो है फिर से मैं बता रही हूँ कि इसमें मैंने किया है कि इसमें रेट ऑफ एवपोरेशन ऑफ वाटर हमने फाइंड आउट करना गिवन था, फाइंड आउट करना था फ्रॉम अ सरफेस मेंटेन एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास गिवन है। रेट ऑफ एवपोरेशन गिवन था 2.7 kg per second मीटर स्क्वायर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमने फाइंड आउट करना था रेट ऑफ एवपोरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम अ सिमिलर सरफेस जबकि मेंटेन हो रही है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आपका इफेक्टिव फिल्म थिकनेस जो है सेम इन बोथ केसेस, दैट इज Z2 माइनस Z1 जो है जो रेट ऑफ एवपोरेशन ऑफ वाटर का होगा वही आपके पास जो है रेट ऑफ एवपोरेशन ऑफ बेंजीन का भी होगा, Z2 माइनस Z1 दोनों में सेम होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो रेट ऑफ एवपोरेशन ऑफ वाटर का हमने पहले कंसिडर किया था, इसमें हमने किया कंसिडर और इसे जो है रेट ऑफ एवपोरेशन वाटर को इन टर्म्स ऑफ द किलोमोल पर मीटर स्क्वायर सेकंड में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग इट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। टेम्परेचर आपके पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड था, इन टर्म्स ऑफ केल्विन जो है 233 केल्विन है। प्रेशर आपके पास केल्विन था। PA1 आपके पास जो है that is 149 mmHg, that is 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड नाउ। सही, फिर हमने PV1 किया, P माइनस PA1, PA2 आपके पास 0 था बिकॉज आपके पास जो है सिर्फ A जो है डिफ्यूज जो आपके पास एक ही कंपोनेंट आगे डिफ्यूज हो रहा है इनटू अनदर कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट हो रहा है। सही, तो PA2 आपके पास 0, सिंपल एवपोरेशन ऑफ वाटर हो रही है। सही, यानी वाटर ही कन्वर्ट हो रहा है जो इनटू वेपर्स। तो आपके पास PV2 क्या हो जाएगा, P माइनस PA2। सही, DAB आपके पास था, DAB हमने जो है फाइंड किया यहाँ पे ऑफ एयर वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसा। PVM हमने अप्लाई किया, सही, PVM फाइंड आउट किया, फिर हमने NA वाली जो क्वेश्चन थी उसमें हमने जो सब्स्टिट्यूट कर ली सारी NA हमने जो है किलोमोल पर मीटर स्क्वायर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था पहले, फिर रेट ऑफ एवपोरेशन वाटर था। सही, और फिर यहाँ से हमने Z1 किया, फिर Z2 माइनस Z1 जो है उसे हमने यूज़ किया जब वहाँ पर एवपोरेशन बेंजीन हो रही थी। ये टर्म यूज जो है Z2 माइनस Z1 वही सेम रहा बिकॉज वहाँ पर एग्जाम्पल में यही कंडीशन दी हुई थी। अब एवपोरेशन बेंजीन जो किस टेम्परेचर पे हो रही थी, 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही थी, तो उसे हमने टेम्परेचर जो है जाहिर बात है कितना हो गया, 299 केल्विन हो गया। 26 को डिग्री सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया। प्रेशर वही है 1.73 5 मीटर पर मीटर स्क्वायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अब जो है पार्शियल प्रेशर जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर एक यानी जो है तो वो 9.5 mm, उसे हमने सिंपल मीटर पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। फिर PV1 जो है P माइनस PA1 किया, PA2 0 था, फिर हमने PV2 क्या किया, P माइनस PA2। सिमिलरली PVM जिसे हमने पहले कैलकुलेट किया था इस तरह भी हमने कैलकुलेट किया है। फिर हमने NA वाली जो इक्वेशन थी वो यूज़ किया इसके लिए, जिसमें Z2 माइनस Z1 वही रहेगा 0.0138। DAB जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है ये प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P1 PA2 जो हमने फाइंड आउट किया था इसके लिए रेट ऑफ एवपोरेशन बेंजीन के लिए, टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड दैट वाज 299 केल्विन, 8.14 ये आई की वैल्यू है। PVM आपके पास कैलकुलेट किया था, तो हाँ आपके पास रेट ऑफ एवपोरेशन ऑफ बेंजीन आ गया, that is 4.0 से 8.96 किलोमोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एट 26 डिग्री सेंटीग्रेड, that is 299 केल्विन।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम।